ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमते हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित है, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैंने मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। यह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होते हो दंगल दूर सब, तम जो भानु द्यो। चलिए गुणस्थान विवेचन निकाल लीजिए, पेज नंबर 45 है। कल हमने यहाँ पर विसंयोजना देखा, वह क्या होता है ये समझा, किस किस गुणस्थानों में वह कार्य होता है, और जीव के जो 5 असाधारण भाव हैं उनको भी यहाँ पर समझा। और साथ ही साथ चूंकि कर्णान योग का ये विषय है, इस कर्णान योग में कर्मादिक को जीव का कर्ता कहा जाएगा। कौन सा कर्ता कहा जाएगा, कौन सा कारण कहा जाएगा, उसमें निमित्त उपादान, फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए यहाँ निमित्त समझाया, उसके बाद निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उन टर्म्स को बताया जाएगा, उन शब्दों को बताया जाएगा जो जैन धर्म की यूनिट को बताते हैं। जैसे एनर्जी की यूनिट होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है, स्पीड की यूनिट होती है। आप लोग साइंस में पढ़कर आए होंगे, हर चीज़ के होते हैं ना, हॉर्स पावर है ना, और ये डेसिमल है ना, सब अलग अलग, साउंड अलग चीज़ से नापा जाता है, स्पीड अलग तरीके से, पावर अलग तरीके से, एनर्जी सबका अपना अलग अलग होता है ना। ऐसे ही जैसे उन टर्म्स को हमारे लिए लौकिक में ज़रूरी होता है समझना और जानना, वैसे ही जैन धर्म के भी शब्दावली को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसे ही समय, प्रदेश, आवली, पूर्व, अंतर्मूर्त, असंख्यात, अनंत, ये भी जैन धर्म के वो टर्म्स हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रवचन होगा उसमें ये शब्द आपको अक्सर सुनने को मिलेंगे। अंतर्मूर्त का कार्य है, अनंत गुण है, यह तो असंख्यात बार किया नहीं, ये काफ़ी ऐसे शब्द हैं जो हमें प्रवचन में भी बार बार सुनने को मिलते हैं। इसलिए अब इन टर्म्स को हमारे लिए समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कर्णानियों का विषय है और उनमें बारंबार आचार्य इस गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त है, इसमें ये अनंत होता है, इसमें अनंत निषेक है, ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं ये प्रयोग किया जाएगा। ये इतनी आवली काल मार्थ है ना, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए अब हम इन्हीं टर्म्स को यहाँ पर जानेंगे। 78 नंबर का प्रश्न है, मैं प्रश्न बोलता हूँ और आप सभी लोग मिलकर उत्तर बोलिए। आवली किसे कहते हैं? देखिए बहुत सीधा सच्ची सी इसकी परिभाषा है, असंख्यात समय समूह को आवली कहते हैं, और शॉर्ट में कर दिया। मतलब असंख्यात समयों का जो समूह होता है, जैसे एक समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, ऐसा कर करके कितना, असंख्यात समय। तो असंख्यात समयों की क्या होती है, एक आवली होती है। जैसे 45 लोगों की एक क्लास होती है, शास्त्री प्रथम वर्ष, ये एक क्लास है, कितने लोगों की, आपकी 45 लोग हैं, तो वो 45 लोगों की एक क्लास। ऐसे ही असंख्यात समय समूह की एक आवली। अब ये असंख्यात कौन सा है, धीरे धीरे जब आप अगले साल गौमट सार पढ़ेंगे
तब उसमें असंख्यात के भेद आएंगे, अनंत के भेद आएंगे, तब आप ये वहाँ पर पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसके संदर्भ में अपन बात नहीं करेंगे। असंख्यात के भी जो भेद होते हैं उसमें से भी जघन्य युक्त असंख्यात, जो कई प्रकार के असंख्यात होते हैं संख्या मान के 21 भेद में से, तो उसमें से ये जो असंख्यात है वह जघन्य युक्त असंख्यात है। तो कुल मिला के वो जघन्य युक्त असंख्यात क्या होता है? तो जघन्य युक्त तो एक तरीके से एक प्रकार है असंख्यात का, वास्तव में तो असंख्यात समय समूह की क्या हुई? एक आवली, और वो असंख्यात कौन सा वाला है? जघन्य युक्त। अब एक साथ मिलाकर अगर अपन बनाएंगे तो जघन्य युक्त असंख्यात समय समूह की एक आवली होती है। समझ में आ गया? वैसे लोग कई बार प्रयोग करते हैं कि ये जो है ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना और ऐसा होना, ये तो बहुत स्थूल कथन होता है, या आंखें बंद करना और उसमें असंख्यात समय होना, बहुत स्थूल कथन है, समझाने बहुत स्थूलता से समझाने के लिए सारी बातें कही जाती हैं। वास्तव में अगर एक्चुअल आवली अपन को देखना हो तो एक्चुअल आवली ये कहलाएगी कि जो असंख्यात समय होते हैं उन असंख्यात समयों की एक आवली कहलाती है, और वह असंख्यात के भी जो भेदों में से जघन्य युक्त असंख्यात है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर देखा जघन्य युक्त असंख्यात समय समूह को क्या कहते हैं? आवली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 79। मैं यहाँ से प्रश्न बोलूंगा और आप सभी लोग मिलकर इसका उत्तर बोलिए। समय किसे कहते हैं? हम लोगों ने जब अविभाज्य प्रतिच्छेद की परिभाषा पढ़ी थी तब याद है हमने द्रव्य में सबसे छोटा देखा था, क्षेत्र में सबसे छोटा देखा था, और काल में सबसे छोटा देखा था। क्या है काल में सबसे छोटा? समय। तो आपको याद है, तो काल में सबसे छोटी, काल की जो सबसे छोटी यूनिट है वह क्या कहलाती है? वह समय कहलाती है। अब समय क्या होता है? देखो, इसीलिए मैंने आपको पहले दिन भी कहा था जब अपनी ये द्वितीय अध्याय चालू हुआ था, समय दुनिया में भी प्रयोग किया जाता है ना, अरे यार बहुत समय हो गया, क्लास लगते हुए बहुत समय हो गया, या बहुत समयों से क्लास नहीं लगी, या बहुत समय से मैंने ये नहीं किया, मैं बहुत समय से बाहर नहीं गया, मैंने बहुत समय से ये नहीं किया। तो जब हम ये कहते हैं कि बहुत समय, एक वो समय होता है जो अपन लौकिक क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, और एक ये समय है जो धार्मिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। लौकिक क्षेत्र में जो समय का प्रयोग किया जाता है और धर्म के क्षेत्र में जो समय शब्द का प्रयोग किया जाता है उसमें बहुत अंतर है। इसीलिए अपन को यहाँ पर समय को समझना बहुत जरूरी है। अपन यहाँ बोर्ड से थोड़ा काल्पनिक रूप से समझते हैं। दूसरों पर हंसना। देखिए, यहाँ पर प्रदेश को अपन समझ रहे, समय को अपन समझ रहे हैं कि समय का मतलब क्या होता है। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका अब आपके लिए बहुत जरूरी होगी, उसका थोड़ा बहुत विषय अब यहाँ पर हम प्रयोग में लाएंगे। हम लोगों ने लघु जैन सिद्धांत दुर्लभ, हम लोगों ने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि जीव के कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं। और लोकाकाश के कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पर लोकाकाश इमेजिन कीजिए। देखो, वास्तव में केवल ज्ञान की जो यूनिट है, वो समय जो है वो तो केवल ज्ञान गम्य है, बहुत सूक्ष्म है। समय की, काल का सबसे छोटी यूनिट का नाम है समय। अब एक बात सोचिए, जो परिस्थिति, जो वस्तु केवल ज्ञान गम्य हो, उस वस्तु को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वालों को समझाई गई है। आप हमेशा ध्यान रखना, यह जो परिभाषा बताई गई है ये हम लोगों को समझने और समझाने की दृष्टि से बनाई गई हैं। चलो, अब मैं थोड़ा लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका क्यों जरूरी है अब वो याद कराता हूं आप लोगों को। काल द्रव्य का क्या काम है? निरंतर परिणमन में निमित्त बनना। जीवादि द्रव्यों का जो परिणमन हो रहा है उस परिणमन में निमित्त बनने का कार्य कौन करता है? काल द्रव्य करता है। काल द्रव्य के कितने भेद हुए?
काल द्रव्य के कितने भेद हैं? कुछ याद आता है? काल द्रव्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल किसे कहते हैं? चलो, इसका मतलब आप लोगों को याद है। निश्चय काल किसे कहते हैं? निश्चय जो अभेद होता है और व्यवहार हमेशा भेद खड़ा करता है। अनादि और अनंत जो एक काल का प्रवाह है, उसमें निरंतर जो वर्तना वर्तना वर्तना, निरंतर परिणमना 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 जो होता जा रहा है बिना किसी का भेद किए, वह कहलाता है निश्चय काल द्रव्य। कुछ समझ में आया क्या कहा? जो अभेद रूप से वर्त रहा है, निरंतर परिणमन कर रहा है, रोज बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, वह क्या कहलाता है? निश्चय काल द्रव्य, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। फिर धीरे धीरे दिन, वर्ष, महीना, समय, घड़ी, घंटा और ये फिर जो समय, ये सब जो भेद करे जा रहे हैं ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? व्यवहार काल। अब ध्यान से सुनिए, हम व्यवहार काल की सबसे छोटी यूनिट को यहां समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं? व्यवहार काल की सबसे छोटी यूनिट, और वह क्या है? समय। अब वापस आ जाइए, यह लोकाकाश है। इस लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। अब इस लोकाकाश के में जो असंख्यात प्रदेश हैं, यह एक प्रदेश और यह दूसरा प्रदेश पूरी काल्पनिक है, क्योंकि ऐसा कोई प्रदेश यहाँ नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बारंबार कह रहा हूँ कि ये समझने और समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम भी अभी लोकाकाश में हैं, परंतु ऐसा कोई प्रदेश का भेद देखने में नहीं आ रहा, मतलब देखने की दृष्टि से बोल रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, लेकिन फिर भी एक एक प्रदेश अलग है। एक एक प्रदेश अगर अलग नहीं होता तो असंख्य नहीं होते, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी सब एक साथ हैं, तो भेद भी है और इनमें अभेद भी है, तो अनेकांतिक दृष्टि रखना। वापस आ जाइए। अब यहां समय को अपन समझ रहे हैं। समय के बारे में यह कहा जा रहा है, इन लोकाकाश में जो असंख्यात प्रदेश हैं, इन असंख्यात प्रदेशों में से एक पुद्गल परमाणु मंद गति से गमन करे। बहुत जल्दी नहीं, मंद गति एक शब्द जोड़ा गया है परिभाषा में। मंद गति मतलब उसको कोई जल्दी भगना नहीं है कहीं। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक एक पुद्गल परमाणु जो मंद गति से गमन करे और उसको जितना समय लगे, वह क्या कहलाता है? एक समय। फिर से रिपीट करता हूं, लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेश तक पुद्गल परमाणु जो मंद गति से गमन करता है ना। अब आप इमेजिन कर सकते हो कोई धीरे धीरे चीज चलती हुई अपने दिमाग में। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक कोई एक पुद्गल परमाणु गमन किया। अब ध्यान से सुनना, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक कोई एक पुद्गल परमाणु तीव्र गति और मंद गति, कौन सी? मंद गति से गमन करते हुए आराम आराम से चल रहा है। अब एक परमाणु को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंचने में जितना समय लगेगा, वह क्या कहलाएगा? एक समय कहलाता है। समझ में आया आप सभी लोगों को? अब परिभाषा अगर आप चाहो तो आप खुद बना सकते हो। समझ लिया हो तो क्या बनेगी परिभाषा? लोकाकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पुद्गल परमाणु जो मंद रीति से गमन करता है, उसको जितना समय लगे वह क्या कहलाता है? एक समय कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ एक समय को देखा। अब अपन पुस्तक से भी देख लेते हैं। देखिए, अब आप सभी लोग पुस्तक पर ध्यान दीजिए। समय किसे कहते हैं? एक आकाश के प्रदेश से निकटवर्ती, तो कौन सा प्रदेश लिया? दूसरा निकटवर्ती लिया, मतलब असंख्यात प्रदेश हैं, ये नहीं लिया कि एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। कुछ समझ में आ रहा है? निकटवर्ती, एक आकाश के प्रदेश से निकटवर्ती अन्य आकाश के प्रदेश पर्यंत मंद गति से गमन करते हुए परमाणु के गमन काल को समय कहते हैं। यह व्यवहार काल का सबसे छोटा अंश है। क्यों साहब, निश्चय का क्यों नहीं है? क्योंकि निश्चय का छोटा और बड़ा ये भेद ही खड़ा नहीं होता।
क्योंकि अभेद सो निश्चय है और भेद सो व्यवहार है। और काल के जितने भी भेद बनाते हैं कि 5 मिनट, 1 घंटा, इतना समय, ये सब किसके अंतर्गत आता है? व्यवहार काल के अंतर्गत आता है। वास्तव में अपन विचार करें, ये जो अपन भेद खड़े करते हैं, अभी 5 बज गए, अभी 6 बज गए, अभी 6:30 बज गए, या इतना भी जो अपन भेद करते हैं, वास्तव में अगर अपन देखें तो किधर 6:30 बजते हैं? घड़ी को छोड़कर किधर बजते हैं 6:30? कहां बजा? इसका मतलब ध्यान से सुनना, अनादि अनंत जो परिणमन 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 हो रहा है, वर्तना वर्तना हो रहा है, बदलना बदलना, मतलब समझ पा रहे हो ना? बदलना बदलना मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर समय हो रहा है, हर समय वस्तु बदल रही है। तो हर समय जो चेंज हो रहा है, तो हर समय के चेंजों को साल में डिवाइड किया, फिर साल में डिवाइड करके महीनों में डिवाइड किया, फिर इसमें इतने दिन, इसमें इतने दिन, ठीक है, इसमें 31 दिन, इसमें 28 दिन, इसमें 30 दिन, ऐसे भेद करते हैं कि नहीं करते हैं? महीनों का भेद किया, सप्ताह, वीकेंड का अपन ने भेद किया कि इतने इतने ये होते हैं। फिर हमने दिन के अंतर्गत भी घंटों का भेद किया कि एक दिन में 24 घंटे, फिर ये 12, और फिर ये दिन के 1 2 3 4 5, ये रात के 1 2 3 4 5, फिर एक एक घंटे में 60 मिनट, फिर एक एक मिनट में 60 सेकंड। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, सेकंड, मिनट, ये सब सारी चीजें जो हैं, यह किधर अस्तित्व रखती हैं? ये भेद निश्चय काल जो हमेशा वर्त रहा है, उस वर्तना के ही तो ये भेद किए गए। काल तो देखो, घड़ी अगर चलना बंद हो जाए अपने प्रवचन हॉल की, तो यहाँ का परिणमना रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। तो इसका मतलब क्या है? और जस्ट सपोज की बात कह रहा हूँ, इमेजिन की बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया की घड़ी बंद हो जाए, सारी इलेक्ट्रॉनिक, ये वाली, सब वाली, जस्ट इमेजिन कि पूरी दुनिया की घड़ी बंद हो जाए, ठीक है? फिर क्या होगा? फिर परिणमना बंद हो जाएगा, तब तक के लिए टाइम को पॉज किया जाएगा। जैसे आप लोग कोई वीडियो देखते होंगे, उसको बीच में पॉज कर दिया तो अब वो रुक गई। ऐसे ही पूरी दुनिया की घड़ी बंद कर दें तो फिर परिणमना है वो जो रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। इसका मतलब वो निश्चय काल तो निरंतर वर्त रहा है। उस निश्चय काल के ही हमने भेद किए। और कैसे भेद किए? फिर इन रूपों में भेद किए, सालों के रूप में, महीनों के रूप में, ठीक है? अब जिसको हमने भेद किया, ऐसे सबसे छोटा भेद का नाम क्या है? समय। और वो समय की हमने परिभाषा यहाँ पर देखी, इसीलिए यहाँ ये जोड़ा गया कि यह व्यवहार काल का सबसे छोटा अंश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक नया शब्द का प्रयोग हुआ, एक प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेश तक। अब भाई साहब ये प्रदेश क्या है? प्रदेश के नाम पर हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ये सारे प्रदेश याद आते हैं। ये कौन सा प्रदेश है ना? लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं? कितने प्रदेश हैं? बोलो भाई, सब लोग एक साथ बोलो। असंख्यात प्रदेश है। और हम लोग को जो याद भी आते हैं, कुछ गिने चुने उंगलियों पर गिनने लायक प्रदेश याद आते हैं। तो असंख्यात प्रदेशों में से, अब देखो, प्रदेश दुनिया में भी प्रयोग किया जाता है और प्रदेश जैन धर्म में भी यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन एक ही प्रदेश शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, इसीलिए हमें जैन धर्म की टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी हो जाता है। अब प्रदेश किसे कहते हैं? बहुत इजी है। वास्तव में ये प्रदेशों को समझाया गया है किन्हें? मति शुद्ध ज्ञान वालों को समझाया गया है। वास्तव में केवल ज्ञान, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम लोग को ये लगना चाहिए कि यह जो व्यवस्था है उसके ज्ञाता कोई केवल ज्ञानी है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये किसी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के द्वारा बनाई गई नहीं है। जैसे सेकंड की व्यवस्था, घंटे की व्यवस्था, ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है। कुछ समझना मैं क्या कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश, ये जगह, ये क्षेत्र, ये जो डिवाइडेशन किया, ये सब एक व्यवस्था है। लेकिन एएम, जैसे हम कहते हैं ना, एएम है, पीएम है, ये है, वो है, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं है ना, ये किसने बनाई है? साइंटिस्ट ने बनाई है, या उनकी बनाई गई व्यवस्था है। तो वो सारी व्यवस्थाएं मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप कहीं ये भूल ना करें कि कोई एक व्यक्ति बैठा है और उसने अपने हिसाब से ये सारी चीजें लिखी हैं। वास्तव में ये सारा स्वरूप तो केवल ज्ञान गम्य होता है, और उस केवल ज्ञान गम्य वस्तु को मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाले कैसे समझें? तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वालों को समझाने के लिए, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाले मतलब कौन? हम और आप। तो हम लोग कैसे समझें इस चीज को? फिर इसलिए यहाँ पर ऐसा ऐसा भेद भेद कर करके
और इस दृष्टि से ऐसी ऐसी परिभाषाएं बना बना के जिससे हमें थोड़ा बहुत समझ में आए, थोड़ा बहुत क्लियर हो, तो ऐसी यहाँ परिभाषाएं बनाई जाती हैं। अब देखिए प्रदेश पढ़ते हैं कि किसे कहते हैं। मैं प्रश्न बोलता हूँ और आप सभी लोग मिलकर इसका उत्तर बोलिए। 80 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश किसे कहते हैं? अब यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे गए हैं और दोनों सेंटेंसेस अगर आप पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा विरोध नजर आएगा। अब वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अपन किसको समझ रहे हैं? प्रदेश। अब प्रदेश किसे कहते हैं? क्यों? क्योंकि समय की परिभाषा में ये आया था कि एक प्रदेश से निकटवर्ती दूसरे प्रदेश तक, तो हमें ये लग गया कि उत्तर प्रदेश से निकटवर्ती मध्य प्रदेश तक। नहीं आया समझ में? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी तो बगल बगल में ही है, तो हम कई लोग ऐसा ना समझ जाएं कि उत्तर प्रदेश से कोई परमाणु चला और मंद गति से चलता चलता वो मध्य प्रदेश तक पहुंचा और उसका जो काल हुआ वह क्या कहलाया? तो भाई यहाँ ऐसा नहीं है। प्रदेश कौन सा यहाँ लिया गया है वो समझिए। अब प्रदेश किसे कहते हैं? तो प्रदेश उसे कहते हैं एक पुद्गल परमाणु जो द्रव्य में सबसे छोटा है। अब एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह को घेरता है, खत्म। यहाँ कोई बताया नहीं कि इतना सेंटीमीटर, इतना लीटर और ये वो, इतना कुछ नहीं। एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है, किस में से? आकाश के आकाश में से। अभी तो प्रदेश तो ले नहीं, आकाश में या लोकाकाश में कहें तो लोकाकाश में से एक पुद्गल परमाणु, सपोज ये एक पुद्गल परमाणु है, तो ये एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेर रहा है वह क्या कहलाएगा? एक प्रदेश। कुछ समझ में आया क्या कहा गया? लोकाकाश में से एक परमाणु जितनी जगह घेरे, विनम्र समझ में आ रहा है? एक परमाणु जितनी जगह घेरता है उसे क्या कहते हैं? प्रदेश। पहले पॉइंट ये समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट, एक प्रदेश में अनंत परमाणु रह सकते हैं। कुछ समझ में आ गया क्या कह दिया? एक प्रदेश में, अभी क्या कहा था? एक प्रदेश जितनी जगह, एक परमाणु जितनी जगह घेरे वह क्या है? एक प्रदेश। अब क्या कह रहे हैं? दूसरी बात, एक प्रदेश में अवगाहन की इतनी शक्ति है, कितनी शक्ति है? कि वो अनंत परमाणुओं को रहने का देता है, स्थान देता है, क्षेत्र देता है। अब आप लोग को लगता होगा एक प्रदेश और एक प्रदेश में अनंत परमाणु रहते हैं, और अनंत परमाणु तो छोड़ो, परमाणु तो सिर्फ एक पुद्गल द्रव्य है। अगर हम लोकाकाश के किसी भी एक प्रदेश को ऐसे पॉइंट आउट करेंगे, पॉइंट आउट का मतलब समझ तो, ऐसे पॉइंट करेंगे, तो उस एक प्रदेश पर हमें 6 के 6 द्रव्य मिलेंगे। उस उधर जीव भी होगा, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है और काल भी है, क्योंकि सभी में व्याप्त है ना। और निगोदिया जीव भी सभी में व्याप्त है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। सब क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सभी में 6 द्रव्य विद्यमान हैं। एक प्रदेश अनंत परमाणुओं के साथ साथ बाकी के अन्य द्रव्यों को भी रहने की जगह देता है। अब आप लोग को बारंबार यही प्रश्न होता होगा, एक प्रदेश और सभी को रहने की जगह दे, कुछ समझ में नहीं आता। एक प्रदेश में 6 द्रव्य कैसे रह लेते हैं? एक प्रदेश में तो एक एक द्रव्य रहे कायदे से। तो देखो भैया, इसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकता हूं, जैसे हम सभी लोग एक रूम में कितने लोग रहते हैं? 6 लोग कदाचित रह सकते हैं, 5 लोग कदाचित रह सकते हैं। ये तो छोड़ो, रूम तो छोड़ा है। एक हॉल में जब 45 लोग रह सकते हैं, रह रहे हैं कि नहीं, अभी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, एक हॉल ने 45 लोगों को अवगाहना की शक्ति दी और उस एक हॉल में 45 लोग अवगाहना ले रहे हैं। इसमें जब कोई विरोध नहीं है, ऐसे ही हमें यह समझना चाहिए कि एक प्रदेश में भी अनंत अनंत परमाणु और अनंत अनंत बाकी के द्रव्य, मतलब जीव आदि द्रव्य, धर्म अधर्म आदि द्रव्य, वे परमाणु भी और अन्य द्रव्य भी क्या हो सकते हैं? रह सकते हैं। इसमें कोई भी विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि कई बार आप लोगों को प्रश्न होता होगा कि लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? कितने प्रदेश हैं लोकाकाश के प्रदेश? लोकाकाश में तो असंख्यात प्रदेश हैं, और पुद्गल ही संख्यात भी होता है, असंख्यात भी होता है और अनंत ही होता है। चलो ये सब छोड़ो, लोकाकाश में भी असंख्यात प्रदेश
और एक जीव के भी असंख्यात प्रदेश। तो भैया एक ही जीव ने पूरी जगह घेर लिया, बाकी के जीव कहाँ रहेंगे? बोलो कहाँ रहेंगे? कहाँ रह रहे हैं हम लोग? जहां हम लोग रह रहे हैं वहीं रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस एक प्रदेश में अवगाहन की इतनी शक्ति होती है कि बाकी के अन्य, देखो असंख्य प्रदेशों में अनंतानंत द्रव्य रह रहे हैं। लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों में अनंत द्रव्य रह रहे हैं। असंख्य प्रदेश हैं, जीव भी हैं। जीव कितने हैं? अनंतानंत। बोलो निगोदियाई जीव कितने सारे हैं? फिर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये जीव। और फिर पुद्गल, परमाणु और स्कंद, फिर स्कंदों की वर्गणाएं, है ना, इतनी इतनी प्रकार की वर्गणाएं। और ये जो सूक्ष्म पुद्गल हमें दिखाई दे रहे हैं वे पुद्गल, ठीक है। धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी, आकाश द्रव्य भी और काल द्रव्य भी। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है कि नहीं है? तो एक एक कालाणु भी स्थित है, बिल्कुल रत्नों की राशि की तरह। बृहद द्रव्य संग्रह में अभी आप लोग पढ़ेंगे कि रत्नों की राशि की तरह एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य बहुत सिस्टमैटिकली रखा हुआ है, एक एक प्रदेश विराजमान है, स्थित है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है असंख्य प्रदेशों में अनंतानंत द्रव्यों को अवगाहन देने की शक्ति होती है। एक प्रदेश उसे कहते हैं जितना एक पुद्गल परमाणु जगह घेरे। ये अब हमें समझ गए कि कितना होता है। अब एक प्रदेश की अवगाहना की बात करें तो एक प्रदेश में अवगाहना की इतनी सामर्थ्य होती है कि उसमें अनंत परमाणु उसमें अवगाहना ले लें। इस प्रकार का यह स्वरूप होता है। देखिए, एक परमाणु से व्याप्त आकाश क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। एक परमाणु से व्याप्त अर्थात एक परमाणु जितनी जगह घेर रहा है आकाश के क्षेत्र में से, उसे क्या कहते हैं? प्रदेश। आगे, एक प्रदेश में अनंत परमाणुओं को अवगाहन देने की शक्ति है। पढ़ लिया अपन लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो बहुत प्रयोग में किया जाता है, बस अंतर्मूर्त का कार्य है, अंतर्मूर्त का कार्य अनंत काल तक अपन भोगेंगे। अब वो क्या है अंतर्मूर्त? कितना है अंतर्मूर्त? उस अंतर्मूर्त को अपन यहाँ देख रहे हैं। वास्तव में अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं, ठीक है। तो आराम से सीट बेल्ट बांधकर इसको अपन अंतर्मुहूर्त को अपन पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है मुहूर्त, ठीक है। मुहूर्त कौन सा? वो नहीं ये शुभ मुहूर्त चल रहा है और अशुभ मुहूर्त है, इस शुभ मुहूर्त में शादी करोगे तो ऐसा होगा और अशुभ मुहूर्त में ये करोगे तो ऐसा होगा। पंडित जी हमें मकान खरीदना है, बोलो गृह प्रवेश कराना है, शुभ मुहूर्त कब है? तो ये वो वाला मुहूर्त नहीं है, ठीक है। तो ये मुहूर्त कौन सा है? सबसे पहले मुहूर्त, मुहूर्त कहते हैं 2 घड़ी। अब 2 घड़ी से आपको भजन याद आ गया होगा, है ना। अब 2 घड़ी कितना होता है? 48 मिनट की 2 घड़ी होती है। इसका मतलब ध्यान से सुनना, अभी जल्दबाजी मत करना। 48 मिनट का होता है एक मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं जल्दबाजी नहीं करना। 48 मिनट का होता है एक मुहूर्त। 48 मिनट में जो एक समय कम हो वह कहलाता है भिन्न मुहूर्त। अब उस भिन्न मुहूर्त में से भी एक समय कम हो वह कहलाता है अंतर्मुहूर्त। इन शॉर्ट बोलूं, संक्षेप में बोल दूं तो 2 घड़ी में से या 48 मिनट में से 2 समय कम कहलाता है अंतर्मुहूर्त। ये शॉर्ट में हो गया। फिर से रिपीट करता हूं। देखो, मुहूर्त में से जब एक समय कम किया जाए तो वह कहलाता है भिन्न मुहूर्त, और उस भिन्न मुहूर्त में से भी जब एक समय कम किया जाए तो वह कहलाता है अंतर्मुहूर्त। अगर अपन टोटली बोलें तो मुहूर्त में से 2 समय कम किए जाएं तो वह क्या कहलाता है? अंतर्मुहूर्त कहलाता है। तो अंतर्मुहूर्त में से भी 2 समय कम होते हैं, इसीलिए ध्यान देना चाहिए। चलिए अपन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। 81 नंबर का प्रश्न है, मैं ही आपको समझाऊंगा। प्रश्न भी मैं ही बोलूंगा और उत्तर भी मैं ही पढ़ूंगा। अंतर्मुहूर्त किसे कहते हैं? देखिए, मुहूर्त में से एक समय कम शेष काल प्रमाण को क्या कहते हैं? भिन्न मुहूर्त, ठीक है। तो मैं प्रश्न भी दे सकता हूं, एक एक शब्द में फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता हूं कि भिन्न मुहूर्त क्या होता है, ठीक है। आगे, उस भिन्न मुहूर्त में से भी एक समय कम
शेष काल प्रमाण को क्या कहते हैं? अंतर मुहूर्त। बहुत इजी सा है। मुहूर्त में से -1 किया तो क्या निकला हमारे पास? ये इक्वेशन बना पाओगे मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, मुहूर्त, इस मुहूर्त में से जब -1 समय किया जाएगा तो वह कहलाएगा भिन्न मुहूर्त। ठीक है, आप बाकी का कंप्लीट कर लीजिए। अब ऐसे ही भिन्न मुहूर्त में से भी -1 समय किया जाएगा तब वो क्या कहलाएगा? अंतर मुहूर्त कहलाएगा। इन शॉर्ट, मुहूर्त में से -2 किया जाएगा। -2 क्या? -2 क्या मतलब? समय। या आप ध्यान रखना, जब मुहूर्त में से 2 समय कम किया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? अंतर मुहूर्त। अब ध्यान से सुनिए, ये जिस अंतर मुहूर्त की अपन बात कर रहे हैं ये उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, मैक्सिमम। अब मिनिमम अंतर मुहूर्त कितना होता है वो भी अपन समझ लेते हैं। मैक्सिमम समझ में आ गया ना? मैक्सिमम अंतर मुहूर्त कितना होता है? आकाश, मैक्सिमम अंतर मुहूर्त समझ में आया? मुहूर्त में से कितने समय कम होते हैं? -1 समय, तब वो क्या होता है? भिन्न मुहूर्त। और भिन्न मुहूर्त में से भी 1 समय कम तब अंतर मुहूर्त कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, ये तो हुआ मैक्सिमम, हाईएस्ट लेवल का जो अंतर मुहूर्त होता है वह। अब मिनिमम अंतर मुहूर्त कितना होता है? सो सुनिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आवली पढ़ी थी ना, किसे कहते हैं आवली? जघन्य युक्त असंख्यात समय समूह को क्या कहते हैं? आवली। अब ध्यान से देना, इक्वेशन नंबर 2 ये तो हो गया मिनिमम मैक्सिमम अंतर मुहूर्त। अब मिनिमम अंतर मुहूर्त की इक्वेशन कहें या जो भी कहें वो देखिए आप, इसको क्या कहेंगे? आवली प्लस 1 समय इज इक्वल टू जघन्य अंतर मुहूर्त। बहुत क्लियर कट बात है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। आवली जो असंख्यात समय समूह की एक आवली होती है, उस आवली में जब एक समय ऐड होता है तो वह क्या कहलाता है? जघन्य अंतर मुहूर्त। ये क्या मिल गया हम लोगों को? मिनिमम अंतर मुहूर्त मिल गया। अब ध्यान से देना, मैक्सिमम अंतर मुहूर्त हमें मिल गया, ठीक है, मिनिमम अंतर मुहूर्त मिल गया। अब मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक के जितने भी भेद होते हैं, या मैं हिंदी में बोल देता हूं, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के जितने भेद होते हैं वे सब किसके अंतर्गत आएंगे? मध्यम अंतर मुहूर्त। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आप लोग को पकड़ में आ रहा है? नमन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो कितने भेद हो सकते हैं। 1 आवली प्लस 2 समय मध्यम अंतर मुहूर्त, 1 आवली प्लस 3 समय, 4 समय, 5 समय, 6 समय, 7 समय, ऐसे कितने कितने समय जुड़ते जाएंगे तो वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? मध्यम अंतर मुहूर्त के आएंगे। और कब तक? सोचो, 48 मिनट की बात की जा रही है। जब तक उस उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक नहीं पहुंच जाते तब तक जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के जितने भेद होते हैं, और कितने होते हैं, वो असंख्यात होते हैं। कुछ समझ में आ गया? इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक अंतर मुहूर्त के कितने भेद होते हैं? असंख्य। ओवरऑल अगर अपन बात करें बिना मैक्सिमम और बिना मिनिमम के, तो ओवरऑल कितने भेद होते हैं? असंख्यात भेद होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम उत्कृष्टतम अंतर मुहूर्त कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। जघन्यतम अंतर मुहूर्त कितना होता है, यह आपको ध्यान रखना होगा। और मध्यम अंतर मुहूर्त कितना होता है? सबको याद है? कोई बता सकता है? जघन्य अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? चलिए, इतने लोग बता सकते हैं। उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं, ये कौन बता सकता है? चलिए, अच्छे। अब मध्यम अंतर मुहूर्त भी बता सकते हैं ना? अब जो हमने यहाँ पर समझा, अब यहाँ पर पुस्तक में पढ़ते हैं और देखते हैं। मतलब 2 समय कम। देखिए, अब यहाँ जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। मुहूर्त में से 1 समय कम शेष काल प्रमाण को भिन्न मुहूर्त कहते हैं। पुस्तक पर ध्यान दीजिए, पुस्तक पर ध्यान दीजिए। उस भिन्न मुहूर्त में से भी 1 समय कम
शेष काल प्रमाण को क्या कहते हैं? अंतर्मूर्त कहते हैं। यह क्या है? उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। ठीक है, क्लियर कर दिया, इतना समझ में आया? आगे बढ़िए। अब अंतर्मूर्त किसे कहते हैं? जो मुहूर्त के नजदीक हो। मुहूर्त के नजदीक है कि नहीं, बोलो। मुहूर्त किसे कहते हैं? 48 मिनट को मुहूर्त कहते हैं। और 48 मिनट में से कितना कम है ये? 2 समय, तो कितना नजदीक है? तो इसीलिए जो मुहूर्त के नजदीक हो उसको भी क्या कहते हैं? अंतर्मूर्त कहते हैं। देखिए, जो मुहूर्त के समीप हो उसे अंतर्मूर्त कहते हैं। दुनिया में भी जो अपराधी हो, कातिल हो, और कातिल करने वाले वहां वो कत्ल कर रहा है और आप बस उपस्थित थे, समीप थे उसके, डाउट होता है कि नहीं होता है? आप पे भी आरोप आते हैं कि नहीं आते हैं? अपराधी घोषित होते हैं कि नहीं होते हैं? इसीलिए यहाँ पर भी कहा जा रहा है जो मुहूर्त के समीप हो उसे क्या कहेंगे? अंतर्मूर्त कहेंगे। आगे देखिए, आवली से अधिक और मुहूर्त से कम काल को क्या कहते हैं? अंतर्मूर्त। ये परिभाषा समझ में आई? आवली से अधिक आई कि नहीं आई? एक बार फिर से पढ़ो, अगर नहीं आए तो मैं फिर बोर्ड पे समझाऊंगा। फिर से पढ़ते हैं। आवली से तो क्या हो? अधिक। बोलो, जघन्य अंतर्मूर्त कितना था? नीचे, आवली प्लस एक समय क्यों ना हो, तो आवली से अधिक हो गया ना। तो आवली से तो क्या हुआ? अधिक। और मुहूर्त से तो क्या हुआ? कम। तो ये भी एक परिभाषा बन गई। जो आवली से तो अधिक हो और मुहूर्त से कम हो वह भी क्या कहलाएगा? देखो, एक ही अंतर्मूर्त की विविध विविध अपेक्षाओं से परिभाषा बन रही है। नहीं, ये से अंतर्मूर्त की परिभाषा की बात चल रही है। अंतर्मूर्त किसे कहते हैं उसकी बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब एक मुहूर्त में 3773 है ना, आप लोग हिंदी में बोल लीजिए, 3773 बराबर। अब श्वासोच्छ्वास जो यहाँ पर गिने जा रहे हैं, ये जो श्वासोच्छ्वास है, एक बात ध्यान रखिए, ये श्वासोच्छ्वास आपके नाक से नहीं, वो नहीं कि आप अंदर सांस लीजिए और बाहर लीजिए, फिर अंदर फिर बाहर फिर सांस बाहर, ये योगा नहीं चलेगा यहाँ। श्वासोच्छ्वास ध्यान से दीजिए, इसको भी श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म में जब भी श्वासोच्छ्वास की बात आए तो हमारी नाड़ी में जो नाड़ी से जो श्वासोच्छ्वास होता है उससे लिया जाता है। तो यहाँ जो 3773 श्वासोच्छ्वास की बात की जा रही है वो नाड़ी से संबंधित है। देखिए, एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं। एक श्वासोच्छ्वास में असंख्यात आवली होती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, और ध्यान दिया जाए। किधर ध्यान देना है? एक श्वासोच्छ्वास में कितनी आवली होती हैं? अब सोचो उस अंतर्मूर्त के कितने भेद होंगे। एक आवली प्लस एक समय, उससे अपन ने जगन अंतर्मूर्त स्टार्ट किया कि नहीं किया? अब एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास होती हैं और एक श्वासोच्छ्वास में कितनी आवली होती है? असंख्यात आवली होती हैं। तो एक श्वासोच्छ्वास भी अंतर्मूर्त। बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? एक श्वासोच्छ्वास हुई तो वह भी क्या कहलाया? अंतर्मूर्त कहलाया। तो हमें हमेशा वो 48 मिनट वाले ध्यान आ जाता है। वो भी 48 मिनट, वो भी गलत है, क्योंकि उसमें से भी कितने कम हैं? 2 समय कम है। 2 तो मायने नहीं रखते भाई, आपको नहीं रखते होंगे, लेकिन कर्णान योग में समय समय का फेर पड़ जाता है। सोचो, एक समय जुड़ गया तो आवली में एक समय जुड़ गया तो वो अंतर्मूर्त कहलाने लग गया। तो एक समय की भी बहुत वैल्यू होती है। तो उस 48 मिनट में से भी कितने समय कम होते हैं? 2 समय कम होते हैं। और सोचिए, उस असंख्यात समय में प्लस एक समय और जोड़ा जाए तो वह भी क्या कहलाता है? अंतर्मूर्त। इसीलिए अंतर्मूर्त के कितने भेद हैं? असंख्यात। देखिए, आगे यही सिद्ध करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ना। और जब भी अंतर्मूर्त की बात आए ना तो तुरंत 48 पे मत चले जाना। ख्याल में होना चाहिए आप लोगों को कि अंतर्मूर्त सिर्फ एक ही नहीं होता। वो जो 48 में 2 समय कम वाला अंतर्मूर्त है वो तो मैक्सिमम की बात की जा रही है। ठीक है, मिनिमम भी होता है और मध्यम में भी बहुत सारे होते हैं। देखिए, एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं। एक श्वासोच्छ्वास में असंख्यात आवली होती है। एक आवली प्लस एक समय इज इक्वल टू जगन्य अंतर्मुहूर्त। ठीक है, एक आवली में एक समय, यह जगन्य अंतर्मुहूर्त है। अब आगे देखिए, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त में से एक समय कम
किस में से? और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कितना है, कौन बताएगा? कोई बोलेगा नहीं। यहां कहा जा रहा है उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त में से एक समय कम। अब आपको ये बताना है कि उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कितना है। चलो बहुत सारे लोगों को समझ में आया है, किससे पूछ लूं? बताओ आयुष। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कितना होता है, सिर्फ इतना बताओ। शिव, मेरे को वो चाहिए, कितना होता है सहज, आप बताओ। मुहूर्त प्लस एक समय माइनस एक समय, तो मुहूर्त माइनस, हाँ हाँ बिल्कुल सही। अब देखो ध्यान रहे, यहाँ मध्यम अंतर मुहूर्त की बात की जा रही है। उत्कृष्ट कितना है? मुहूर्त माइनस 2 समय। तो मुहूर्त में से जब 2 समय कम किए तब कितना मिला हमें? अंतर मुहूर्त मिला। अब उस अंतर मुहूर्त में से भी एक समय कम करेंगे, सबसे कम करेंगे ना, और सबसे कम कितना होता है? समय। तो उस उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त में से एक समय कम करेंगे तो हमें मध्यम अंतर मुहूर्त का मैक्सिमम मिल जाएगा। अब एक आवली प्लस एक समय, वह तो क्या कहलाया था? जघन्य अंतर मुहूर्त। अब उस जघन्य अंतर मुहूर्त में प्लस एक समय करेंगे तो मध्यम अंतर मुहूर्त की स्टार्टिंग मिल जाएगी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप लोग? एक बार फिर से देख लो, हाँ मुझे लग रहा है, एक बार देख लो। अब देखो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए बता रहा हूं। अंतर मुहूर्त है, ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं कि अंतर मुहूर्त कितना होता है। अब इस अंतर मुहूर्त के 3 भेद: उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अपन देखते हैं कि उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कितना होता है। तो मुहूर्त में से 2 समय कम किए जाएंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा? उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। समझ में आ गया, ठीक है। अब जघन्य पे आ जाइए। जघन्य किसे कहेंगे? आवली प्लस एक समय, ठीक है, मैं ये शॉर्ट में लिख दिया। आवली प्लस एक समय, वह क्या निकल के आ गया? जघन्य अंतर। आयुष, इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? बाकी सब इसमें कोई डाउट? अब मध्यम निकालना है। तो मध्यम, इससे एक समय कम होगा और इससे एक समय ज्यादा होगा, तभी तो वो भेद बन पाएगा मध्यम का। तो जो जघन्य अंतर मुहूर्त है उससे एक समय ज्यादा हो, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त से एक समय कम हो, और फिर बीच के जितने भेद हैं वे सब क्या कहलाएंगे? मध्यम अंतर मुहूर्त। आयुष, आपके लिए स्पेशली समझ में आया? बाकी सबको आया? अब तो कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है ना? उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त में कितना कम किया? एक, तो ये मध्यम का हाईएस्ट मिल गया। जघन्य में एक समय ऐड किया तो मध्यम की स्टार्टिंग मिल गई। तो मध्यम की स्टार्टिंग और एंडिंग कहां तक है? जब हम जघन्य अंतर मुहूर्त में एक समय ऐड करेंगे तो हमें मध्यम अंतर मुहूर्त की स्टार्टिंग मिलेगी, और जब हम उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त में से एक समय कम करेंगे तो हमें मध्यम अंतर मुहूर्त की एंडिंग मिल जाएगी। अब इस स्टार्टिंग से एंडिंग तक भी असंख्यात भेद होते हैं, ठीक है। इसलिए ओवरऑल अगर अपन बात करें तो अंतर मुहूर्त के कितने भेद हो जाते हैं बिना ये उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य किए? असंख्यात भेद हो जाते हैं। देखिए अब फिर से एक बार पुस्तक में पढ़ लेते। देखिए उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त में से एक समय कम, नीचे याद आ गया। उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त में से -1 किया। जघन्य में एक समय अधिक, तो नीचे जघन्य से +1 किया। ऐसे मध्यम अंतर मुहूर्त असंख्यात होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। जो मुहूर्त अपन लोगों ने समझ लिया वही आगे का प्रश्न है। मैं बोलता हूं, मुहूर्त किसे कहते हैं? तो 2 घड़ी
2 घड़ी कितना हो गई 48 मिनट, और 1 घड़ी कितना कहलाई 24 मिनट। तो 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। ये अब देखो घड़ी यहां पर भी प्रयोग किया जा रहा है और घड़ी ये भी कहलाती है। अब है समझना पड़ेगा ना जैन धर्म की घड़ी, वरना आप 24 घंटे ले लोगे या 12 घंटे या कुछ भी और भी ले सकते हो। तो 1 घड़ी अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, अकॉर्डिंग टू कर्णानी योग, 1 घड़ी इज इक्वल टू 24 मिनट, और 2 घड़ी कितना हो गया 48 मिनट। और उस 2 घड़ी में से कितना कम किया गया था 2 समय कम किया था, तो हमें उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त मिला था। ठीक है, ये समझने इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। पूर्व किसे कहते हैं? तो ये सिर्फ लर्न करने की बात है। 70,56,000 करोड़ का जो वर्ष का काल होता है, कितने वर्ष हैं? अब आप लोग जरा इमेजिन तो करो, हमारे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की आयु कितनी आयु थी? 84 लाख पूर्व। अब एक पूर्व कितना है? 70 लाख, इतना नहीं, 70,56,000 करोड़ वर्ष। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता, 1000 वर्ष बीते, लाख बीत गए, ऐसे 70,56,000 करोड़ वर्ष बीत गए, तब वो कितना कहलाया? एक पूर्व कहलाया। और ऐसी कितनी आयु थी? 84 लाख पूर्व की आयु थी, है ना। तो एक बार आप लोग, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत सोचना, विचार करना। इतनी लंबी आयु के धारक हमारे पहले तीर्थंकर इस पृथ्वी पर हुए। इस प्रकार हमने यहाँ एक पूर्व को समझा। शेष चर्चा जो है वो अपन यहाँ कल करेंगे। अटेंडेंस आप